हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विक्रम शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारे लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, टेक्निकली तो हमारा ये 4th लेक्चर है, बट नंबर वाइज़ मैंने इसको 3rd दिया है क्योंकि जो हमारा सबसे बेसिक लेक्चर था दैट वाज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। फिर उसके बाद मैंने लेक्चर नंबर 1 किया था, जिसके अंदर आपने रिसेंटली पढ़ा था अबाउट द सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ये सब एजेंसीज़ के बारे में, सीएपीएफ मेजरली व्हिच आर कमिंग अंडर द एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। फिर मैंने लेक्चर नंबर 2 आपको पढ़ाया था इंटरनल सिक्योरिटी का, जिसके अंदर मैंने सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसीज़ के बारे में पढ़ाया था। उसमें ऑलमोस्ट हमने 12 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा था, लाइक सीबीआई, एनआईए, एनएसजी, एसपीजी, इस तरीके से क्लासिफिकेशन हमने किया था। और आज मैं आ गया हूँ आपके लेक्चर नंबर 3 पे, जो कि है इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ इंडिया। आज हम भारत सरकार में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके बारे में समझेंगे और जानेंगे कि कौन-कौन सी हैं। जनरली जब इंटेलिजेंस की बात आती है, तो लोगों को लगता है कि देयर इज़ ओनली वन इंटेलिजेंस एजेंसी इन इंडिया, दैट इज़ आरएनएडब्ल्यू। अब आरएनएडब्ल्यू है तो जनरली ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोल देंगे आईबी। नहीं, इससे भी ज़्यादा है। काफ़ी सारी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं और काफ़ी सारी अनऑफिशियल हैं, कॉन्फिडेंशियल हैं, जो गवर्नमेंट कभी भी पब्लिक नहीं करती। बट जो पब्लिक है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे आरएनएडब्ल्यू हो गई, तो हम समझते हैं कि एकता टाइगर या फिर टाइगर जिंदा है, ऐसा कुछ सोचते हैं। नहीं, उनका काम ऐसा नहीं होता। काफ़ी टफ टास्क होता है उनका। हाँ, बेशक उन्हें ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा काम करना पड़ता है, फील्ड वर्क उनका ज़्यादा होता है और इंटेलिजेंस ब्यूरो हमारे डोमेस्टिक लेवल पे काम करता है। तो आज के इस लेक्चर में हम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ऑफ इंडिया, इसको पूरा अच्छे से समझेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लास्ट तक जुड़े रहिए। दोबारा मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी कही थी, कि आपके लिए पूरे सफिशिएंट नोट्स स्क्रीन पर भी लिखे हुए हैं, आप आराम से बैठ के लिख भी सकते हैं। इफ यू विल से पीडीएफ, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। थर्ड थिंग, कि आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरा आपको इंटरनल सिक्योरिटी यूट्यूब पे ही कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें कंप्लीट करवाऊँगा। हाँ, बस आपको टाइम टू टाइम क्या करना है कि इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई करंट अफेयर आ रहा है, तो उसको आप अपडेट करते रहिए, दैट्स ऑल, ओके? अदरवाइज़ हम हाफ ईयरली और ईयरली हम एक एक हम मास्टर प्लान बना लेंगे इंटरनल सिक्योरिटी का, उसमें क्या-क्या अपडेशंस आएँगी, ऑलराइट? तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ इंडिया। स्टार्ट करते हैं हम इससे कि हमारे पास कौन-कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम डीआरआई, सीआईबी, आईबी, मैक, है ना? मल्टी एजेंसी सेंटर, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, सीएमएस, आगे फुल फॉर्म आपको पता चल जाएँगी। इसके अलावा हमारे पास आती है, नेक्स्ट इज़ द आरएनडेडब्ल्यू, आरआरसी, ईटीएस, एआरसी, एनटीआरओ, ये कुछ नहीं आपने सुनी होगी कि भाई ज़्यादा एनटीआरओ शायद से आपने सुना होगा, ओके। इसके अलावा हमारे पास है मेजरली हम इन्हीं एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। वन इज द दिस 6 एंड 5, टोटल 11 एजेंसीज, ओके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट एजेंसी इज द डीआरआई, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। रेवेन्यू के ऊपर जो पूरा क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन, डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन, हमारे नहीं, मतलब मेजरली द पीपल दोज हु आर अंडर द स्कैनर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द डीआरआई इज द अपेक्स एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशनल एजेंसी अंडर द एमओएफ। एमओएफ मीन्स द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। The officer from the Central Board of Indirect Taxes and Customs hold up the position under the DRI. It prevents proliferation. Proliferation मतलब spread, है ना? Prevents the spread of the black money and commercial frauds. The DRI collects and analyzes the intelligence and guides prosecution of cases. मतलब मेजरली जितने भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का जा रहा है, बाहर जा रहा है, कोई वीजा एंड माइग्रेशन रिकॉर्ड, जितना भी है, जितना भी रेवेन्यू से रिलेटेड इंटेलिजेंस है ना, वो डीआरआई अपने पास कलेक्ट करके रखता है। और अगर किसी एजेंसी को चाहिए तो उसे प्रोवाइड भी करता है। मान लीजिए केस ईडी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, सीबीआई कर रहा है। अब वो केस तो किस चीज़ का इन्वेस्टिगेट कर, क्योंकि ईडी तो इकोनॉमिक ऑफेंस इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इकोनॉमिक ऑफेंस मतलब रेवेन्यू। अब रेवेन्यू की जो इंटेलिजेंस है वो किसके पास है? डीआरआई। तो डीआरआई विल प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू द ईडी इफ नीडेड, है ना? रिक्वेस्ट लेटर भेजना पड़ेगा उन्हें। डीआरआई के बाद हमारे पास है नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, सीए, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो। इट इज अ बॉडी अंडर द फाइनेंस मिनिस्टर रिस्पांसिबल फॉर गैदरिंग इंटेलिजेंस रिलेटेड टू इकोनॉमिक ऑफेंसेस। वही दोबारा वही बात है, वो रेवेन्यू में उसमें बात कर रहा था मैं। यहाँ पे जितने भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, जो भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो रहे हैं, उसका सारा इन्फॉर्मेशन सीईआईबी के पास है। It keeps a watch suspectable sectors of Indian economy from subversion and sabotage by the enemy state। मतलब कि जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी, मान लीजिए आप लगा लीजिए, सपोज कोई कमर्शियल सेक्टर है या फिर द सेक्टर रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी, है ना? रियल एस्टेट सेक्टर है। यहाँ पे कोई अचानक से इन्वेस्टमेंट आ गया, कोई पैसा निकाल रहा है, कोई इकोनॉमिकली बहुत बाहर से फंडिंग आ रही है, ये सारा सीआईबी अपने पास एज द डाटा कलेक्ट, एक होस्ट बना के रखता है अपने पास कलेक्शन का। इसके बाद हमारे पास है आईबी।
अब देखते हैं इसको आईबी का ओरिजिन कहाँ से आता है, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आईबी, अच्छे से समझिएगा। आईबी का एक सेपरेट एग्ज़ाम भी होता है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप ज़रूर दीजिए, आईबीएसीआईओ असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम होता है आईबी में रिक्रूटमेंट के लिए। जिनको नहीं पता उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और साल 2 साल में उसकी वैकेंसीज़ निकलती हैं। काफ़ी कई बार ज़्यादा वैकेंसीज़ भी निकलती है, रिक्रूटमेंट भी बड़ा फेयर होता है उसके अंदर। द ओरिजिन ऑफ आईबी इन द मॉडर्न टाइम कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द आईपीआई, इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ऑफिस दैट वाज़ सेट अप बाय द ब्रिटिश इन 1909 टू मॉनिटर द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज़। जो हमारे स्पेशली जो हमारे जो रेवोल्यूशनरीज़ थे, है ना? जो एक्सट्रीमिस्ट थे, थोड़े जो दूसरे तरीके से जो आज़ादी के पक्ष में थे, जैसे रिस्पेक्टेबल भगत सिंह जी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, तो उनके ऊपर ना चेक रखता था आईपीआई, इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, जो ब्रिटिशर्स ने सेटअप किया था 1909 में। इन 1947 आईपीआई वाज़ रीनेम्ड एज़ आईबी एंड ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एमएचए। इसको आईपीआई को आईबी में कन्वर्ट किया और एमएचए अभी आरएनडेडब्ल्यू नहीं बना, ये याद रखिएगा, आरएनडेडब्ल्यू बाद में बनेगा। द आईबी हैज एब्सोल्यूट पावर टू इंटरसेप्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वायरलेस कम्युनिकेशन, है ना? किसी भी टाइप के कॉल को इंटरसेप्ट करना, ये आईबी के पास काफी बड़ी पावर होती है, काफी ज्यादा बड़ी पावर। कई बार कहते हैं कि ऐसे कोई नेता बोल देता है मिसयूज कर लिया जाएगा, बट हम इन चीजों पे नहीं जाएंगे। तो दे कैन इंटरसेप्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल एज द डिवाइसेस, ऑलराइट। टिल 1968 द आईबी वाज रिस्पांसिबल फॉर डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल। 1968 तक, 1968 तक, मतलब 1962 साइनो इंडिया वॉर लड़ा हमने, इंडो चाइना। 65 की पाकिस्तान से जंग लड़ी, तब तक भी हमारे पास एक्सटर्नल इंटेलिजेंस सेपरेट नहीं था। 1968 में आईबी, टिल 1968 आईबी के पास ही डोमेस्टिक और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस दोनों आईबी संभालता था। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ आरएनडीडब्ल्यू रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इन 1968, द आईबी वाज लेफ्ट विद द डोमेस्टिक और आरएनडीडब्ल्यू को काम दिया गया एक्सटर्नल का। ऑलराइट, अब इसके बाद हमारे पास आगे आगे मैक, मल्टी एजेंसी सेंटर। अब मैक बेसिकली ना ये काफ़ी सारे एक होस्ट है ना? जैसे कम कहें कि बहुत सारे सीसीटीवी कैमराज़ हैं, उनका एक मास्टर कैमरा होगा। वैसे ही दैट एनेबल शेयरिंग इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस फ्रॉम द डिफरेंट एजेंसी ऑफ द सेंटर विद डिफरेंट एजेंसीज ऑफ द स्टेट। मतलब काफ़ी सारी एजेंसीज का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, किसी का इकोनॉमिक का है, किसी का टेररिज्म का है, किसी का मनी लॉन्ड्रिंग का है, और उसको अलग-अलग एजेंसीज के साथ शेयर करना। द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ द सेंटर ऑफन कंट्रीब्यूट टू द मैक्स। सेंटर की तो सारे करेंगी ही करेंगी। वैसे स्टेट लेवल पे स्मैक्स भी है, सब्सिडियरी मल्टी एजेंसी सेंटर्स, ओके। द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ डिफेंस फोर्स आल्सो कंट्रीब्यूट। डिफेंस एजेंसीज वाले भी, जो हमारे पैरामिलिट्री वाले, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, ये सब भी इंफॉर्मेशन मैक के साथ शेयर करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है नेट ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। ये मास्टर डाटाबेस है, यहाँ पे भी पूरा हमारा डाटाबेस कलेक्ट होकर रखा जाता है, ओके। वेरियस सिक्योरिटी, वही सेम, काफी ज्यादा काम इसका उस जैसा ही है। द नेट ग्रिड कैन नॉट बी एक्सेस, बट इसमें ना एक बड़ी खास बात है, नेट ग्रिड से हर कोई नहीं डाटा ले सकता। हम कहें कि फला फला आईएएस आईपीएस से कोई भी डाटा ले लेगा, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी बात, मैं आपको बहुत बहुत ज्यादा बड़ी बात बता रहा हूँ। इन इंडिया अराउंड अप्रोक्सीमेट है ये 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। अराउंड 25 पीपल कैन एक्सेस द ग्रिड एट प्रेजेंट। मतलब 25 लोग, सिर्फ 25 लोग, इतना बड़ा सेटअप है इस भारत सरकार का, उसमें सिर्फ 25 लोगों को ऑथराइजेशन है जो नेट ग्रिड के डाटा को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली, ऐसे कोई नहीं कर सकता उसको, ओके। नेट ग्रिड के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, देखते हैं हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास कौन सा है। सीएमएस, सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम। अब इसका क्या है, डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स है रिस्पॉन्सिबल फॉर टेली, स्पेशली जो टेलीफोनिक इंटरसेप्शन होते हैं, है ना, वायरलेस हो गए, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, उसको इंटरसेप्ट करना कैन बी एक्सेस बाय पुलिस ऑफिसर्स फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर्स, वहां से डाटा ले सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे जा रहा है, कहाँ पे है, ये सब चीजें। ये मेजरली कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह, आप सिंपल भाषा में, या फिर क्या बोलते हैं आप, जो पुलिस में नॉर्मल भाषा होती है, सीडीआर, कॉल डिटेल रिकॉर्ड वगैरह, उसको एक्सेस करने का, ओके। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट आरएनडेडब्ल्यू। इसके ऊपर तो मूवीज हैं, अभी काफी सारी बॉलीवुड मूवीज काफी इसके ऊपर बनती है, इंटेलिजेंस। बट इंटेलिजेंस का काम बहुत अलग होता है, ऐसा जो मूवीज में दिखाया जाता है वो एक एंटरटेनमेंट का पार्ट है, बट इनके प्रति हमारे बहुत रिस्पेक्ट है। क्योंकि जनरली मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि हम देखते हैं कि पुलवामा हुआ, उरी हुआ, और ऐसे बहुत सारे हमले हमारे आम नागरिकों पर भी होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, और हमारी रिस्पेक्टेबल फोर्सेस पर भी होते हैं, आर्मी पे, बीएसएफ पे, कभी कोई हमला हो गया, कभी सीआरपीएफ पे हो गया, ये हम हमले देख रहे हैं। बट जो इसके पीछे का बैकग्राउंड है, ये हमने हमला देखा कि एक पुलवामा हुआ, एक उरी हुआ, बट ऐसे कई सौ हमले, कई हजार हमले जो कि रिकॉर्डेड नहीं है लोगों के पास, उनको कौन रोक रहा है, हमारा आरएनडीडब्ल्यू,
और आईबी, पर मेजरली वो हमले कौन रोक रहा है? आरएनडीडब्ल्यू। एक हिडन वॉरफेयर, एक असिमेट्रिक वॉरफेयर जो लड़ा जाता है, जो बिहाइंड द कर्टेन, जिसके लिए इन बेचारों को पता नहीं कभी ऑफिशियली तो श्रेय मिल ही नहीं पाता, वो पूरी लड़ाई कौन लड़ रहा है? हमारा आरएनडीडब्ल्यू। मतलब उसका पता ही नहीं है। ऐसे कितने हमले हमारे ऊपर होने वाले होंगे, जो हमारे आरएनडीडब्ल्यू के ऑफिसर्स ने बेचारा इस वक्त भी कोई कहीं ना कहीं कुर्बानी दे रहा होगा। तो ये बहुत बड़ा एक इंटेलिजेंस, हम कह देते हैं हमारा इंटरेस्ट है जाने में, बट इंटेलिजेंस में जाने के लिए बहुत जिगरे वाली हिम्मत चाहिए होती है। और इंटेलिजेंस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई स्पेसिफिक फील्ड से जाते हैं। आरएनडीडब्ल्यू में ऑफिसर आईपीएस भी है, आईएएस भी है, अलग अलग टाइप के ऑफिसर होते हैं, कमांडोज भी हैं, मिलिट्री से भी हैं, अलग अलग फील्ड से जाते हैं। तो इट इज अवर एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ क्रिएटेड 1968, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। मेजरली काउंटर टेररिज्म, डिप्लोमेटिक इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, political, economic, scientific and military developments in those countries that have a bearing on the national security, especially जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहाँ पे क्या-क्या चल रहा है, वहाँ पे वहाँ की इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, वो कुछ अटैक तो नहीं करने वाले, कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाने वाले हो, वहाँ की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कैसी हैं, जैसे शेख हसीना को भी निकाल दिया गया बांग्लादेश में से। तो ये सब चीज़ें देखना, ये सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके भारत सरकार को देना, तो ये किसका काम है? आरएनडब्ल्यू का। मान लीजिए पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया, वहाँ पे कोई मिलिट्री रूल तो वैसे ही डी फैक्टो तो मिलिट्री रूल ही है वहाँ पे। तो वो इंडिया के ऊपर अटैक करने वाले हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, कोई बॉम्ब बना रहे हैं वो बड़ा, ये सब चीज़ें, कोई वो टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन को फंडिंग कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें काम किसका है? आरएनडब्ल्यू का। इट कम्स अंडर द कैबिनेट एंड द हेड ऑफ द रॉ सेक्रेटरी, है ना? ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर आता है। कैबिनेट सेक्रेटरी के मैंने आपको हेड बताए हैं, दैट इज़ द कैबिनेट सेक्रेटरी, रैंक 1 पोज़ीशन ऑफ आईएएस इन द कंट्री। और इसके जो हेड होते हैं आरएनडब्ल्यू के, रॉ सेक्रेटरी, सॉरी आरएनएडब्ल्यू सेक्रेटरी होते हैं, जो पूरा इसका काम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है, नेक्स्ट इज़ द आरओसी। ये जितनी भी जो सिग्नलिंग इंटेलिजेंस होती है, जैसे हमारे जो एरोप्लेन्स हो गए, या फिर हमारे जो मिलिट्री में यूज़ हो रहे हैं, या फिर सिविलियन एयरक्राफ्ट्स हैं, उसकी जितनी भी इंटेलिजेंस है वो आरएनडब्ल्यू के साथ शेयर करता है। आरआरसी रेडियो रिसर्च सेंटर हो गया, है ना? सिग्नल्स वगैरह का हो गया काम। इसके अलावा हमारे पास ईटीएस, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्निकल सर्विस, ये भी आरएनडब्ल्यू के अंडर ही काम करता है। ये इंफॉर्मेशन नॉन कम्युनिकेशन सिग्नल इंटेलिजेंस, जितना भी नॉन कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है इंटेलिजेंस, है ना? एयरपोर्ट्स पे हो गया, या फिर किसी आप देखेंगे बंदरगाह पे हो गया, वो सारा ईटीएस के पास ही आता है और वो आरएनडब्ल्यू के साथ शेयर करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हो गया एआरसी, ये एविएशन का जो मैंने आपको अभी बताया था। ये एआरसी वो शटडाउन, बट ये एनटीआरएफ और आईएएफ को दे दिया गया है। पहले ये सेपरेट काम करता था, बट अब इसको बंद कर दिया गया और ये एनटीआरओ और आईएएफ देखते हैं इसे। अब इंडियन एयरफोर्स, ओके, एंड एनटीआरओ तो ये आ गया। इट इज़ अ स्पेशल टेक्निकल एजेंसी गैदरिंग फॉर द एनटीएफओ, ओके, एट फॉर रिमोट सेंसिंग, एविएशन सेंसिंग, डाटा गैदरिंग, डाटा प्रोसेसिंग, साइबर सिक्योरिटी, सारा जितना भी साइबर फ्रॉड्स हो गए, साइबर से रिलेटेड जो बड़े हैं, जो हमें इम्पैक्ट कर सकते हैं हमारे देश को, वो सारा काम हमारा एनटीआरओ ही देखता है। So these all are the respectable agencies that I have discussed with you. All these are the intelligence agencies इन इंडिया, जो मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से बताई हैं। आप इनको रीड कीजिए, इसके नोट्स बनाइए, इसको समझिए। अगर इसके ऊपर आपको कोई करंट अफेयर मिलता है, तो उसको साथ ही साथ लिखिए, अच्छे तरीके से समझ के, और इसके ऊपर एक अच्छा आप एक रजिस्टर प्रिपेयर कीजिए, उसको मुझसे वेरीफाई भी करवाइए। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद द लेक्चर नंबर 3 ऑफ अवर इंटरनल सिक्योरिटी। ये सीरीज़ हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा पूरा इंटरनल सिक्योरिटी का सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू।